प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरिहंत एजुकेटर्स पे। हम चर्चा कर रहे थे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की और आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की अवधारणा समझ ली है। हमने जान लिया है कि स्थल मंडल जो है अर्ध तरल मंडल के ऊपर तेराव व्यवस्था में है। समस्त स्थल मंडल विभिन्न प्लेटों में विभक्त है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। प्लेटों की गति के कारणों की विवेचना हम कर चुके हैं। घूर्णन गति के कारण होगी और एक दूसरे के सापेक्ष गति भी होगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम इन्हीं सापेक्ष गति यानी अभिसारी, अपसारी और संरक्षी गति को लेकर पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली विभिन्न भूगर्भीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए कि हमारे सामने है अपसारी गति। आप सभी को पता है अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसे हम अपसारी गति कहेंगे। और अपसारी गति के माध्यम से आप विभिन्न भूगर्भीय क्रियाओं को समझ सकते हैं, जैसे पेंजिया का विखंडन होना और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विकास होना, साथ ही साथ 33 सागर की उत्पत्ति होना। पहला ये हो गया। इसी तरह से महाद्वीप एवं महासागरों के निर्माण की क्रिया को भी हम किससे समझ सकते हैं? तो हम समझ सकते हैं अपसारी गति के माध्यम से या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से। इसी प्रकार अपसारी गति के माध्यम से आप सागर नितल में निर्मित नवीन बेसाल्ट चट्टानों को या कटकों को या सागर नितल प्रसरण की व्याख्या भी आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया, मध्य महासागरीय कटक और ज्वालामुखी द्वीप की उत्पत्ति को भी हम अपसारी गति के माध्यम से समझ सकते हैं, या एक शब्द में कहें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। चलें, सबसे पहले जानेंगे अपसारी गति के कारण पेंजिया के विखंडन और महाद्वीप तथा महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लेकर चलते हैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पे अपनी, तो समझेंगे इसको किस तरह से ये कार्य कर रहा है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है, उसके अंदर केवल और केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था और उस महाद्वीप का नाम हुआ करता था पेंजिया। ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक गोला है, उसके ऊपर पूरी पृथ्वी जो है पानी से ढकी हुई है। उसके ऊपर केवल और केवल एक ही महाद्वीप है और उसका नाम क्या है? पेंजिया महाद्वीप। ये जो पेंजिया महाद्वीप है, अब इसी को हम वापस से जनरेट करेंगे। यदि ये तो हम पृथ्वी को ऊपर से देखें, यदि हम गहराई तक जाने की कोशिश करें, तो ये हमारा हो जाएगा पेंजिया महाद्वीप जो कि स्थल खंड है। ये हो जाएगा स्थल खंड जो कि पेंजिया महाद्वीप। इसके पश्चात भूगर्भ में आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको? अर्ध तरल मंडल दिखेगा या इसको कहेंगे स्टेनोस्फेयर मिल जाएगा। तो अर्ध तरल मंडल में वही क्रिया वापस लगेगी। यहाँ कोई हॉट ज़ोन होगा, मैग्मा चैम्बर होगा और उस मैग्मा चैम्बर से संवहनिक ऊर्जा तरंगें निकलना प्रारंभ करेगी, जो स्थल खंड से टकराएगी और क्षैतिज रूप से प्रवाहित होना क्या कर देगी? शुरू। जैसे ही क्षैतिज रूप से प्रवाहित होना शुरू करेगी, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ क्या लगेगा? फ्यूज़न लगेगा और यहाँ हो जाएगी विखंडन की क्रिया। तो ये 2 प्लेटों में या 2 स्थल खंडों में क्या होने वाला है? विभाजित, और इन्हीं स्थल खंड में उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लेड और इन्हीं स्थल खंडों में दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति हो गई है, यानी कि पेंजिया 2 भागों में टूट गया है। अब इस डायग्राम को फिर से हम जनरेट करें तो हमारी पृथ्वी होगी। पृथ्वी के अंदर एक हमारे पास आ जाएगा उत्तरी भाग में अंगारा लैंड और तत्पश्चात हमारे पास आ जाएगा कौन-सा लैंड? गोंडवाना लैंड। क्योंकि पेंथालसा है, तो पेंथालसा का पानी मध्यवर्ती भागों में भी फिलअप होगा और मध्यवर्ती भागों में जब फिलअप होगा, तो इसे हमने संज्ञा दी है क्या? तैथिस सागर। ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको किसकी संज्ञा दी गई है? तैथिस सागर की संज्ञा दी गई। तैथिस सागर। इसके पश्चात भी बाद में, अब क्योंकि अंगारा लैंड भी बहुत बड़ा भाग है, गोंडवाना लैंड भी बहुत बड़ा भाग है, गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि, दाब में वृद्धि, रेडियो सक्रिय पदार्थों में वृद्धि, तो इन स्थल खंडों के नीचे भी वही संवहनिक ऊर्जा तरंगों ने कार्य किया होगा और ये स्थल खंड विभिन्न भागों में विभाजित हो गए, विभिन्न भूखंडों में विभाजित हो गए, जिससे वर्तमान जो हमारे सामने पृथ्वी है, वर्तमान जो विश्व है, उसकी हम उत्पत्ति को मानते हैं। तो एक बेसिक सा डायग्राम हम बना लेते हैं जिसमें ये दिखाया जाए
कि भई ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हो जाए, ये हमारा ग्रीनलैंड हो जाए, ये अपने पास स्कॉटलैंड वाला एरिया हो जाए और ये आपका हो जाएगा यूरोप और साथ में ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, इंडिया और ये साइड। और इनके बीच में क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, महाद्वीप हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएँगे, महाद्वीप हो जाएँगे, तो इनके बीच में भी क्या भरेगा, जल पेंथालसा का जो जल है वो इनके मध्यवर्ती भागों में भर जाएगा। और जब भर जाएगा, यानी कि यहाँ विभिन्न महासागरों की भी क्या हो जाएगी, उत्पत्ति। यही समझाने की कोशिश कर रहा है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि यहाँ ध्यान देना कि महाद्वीप और महासागर प्रथम प्रकार की भू आकृतियां हैं, जिनकी उत्पत्ति के पीछे अपसारी गति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ओके, तो यही चीजें हमें पढ़नी है, यही चीजें हमें वापस से जाननी है। तो यहाँ यही है कि सबसे पहले ये अंगारा लैंड मान ले, ये पेंजिया मान ले और पेंजिया का विभाजन हो रहा। नीचे से गर्म मेघमा के कारण एक बेसाल निर्मित संरचना का विकास भी होगा और तत्पश्चात मध्य में जो आसपास का समुद्र का पानी है, वो पानी कहाँ जाएगा मध्य में, तो गोंडवाना लैंड बनेगी, अंगारा लैंड बनेगी और मध्य में क्या बन जाएगा, तैतीस सागर, जो कि पेंथालसा का ही भाग। यही चीज़ हमें समझानी है, इसी की थ्योरी हम अब पढ़ लेते हैं। अपसारी प्लेट गति की स्थिति ऊर्जा तरंगों के अपसरण के क्षेत्र में होती है। यानी कि जब ऊर्जा तरंगे एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में विपरीत दिशा में गति करेगी, तो उसी एरिया में आपको अपसारी गति देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो अपसारी गति यहाँ 2 प्लेटें विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं, जिसके कारण अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे उत्पन्न दरार में भूगर्भ का मैग्मा सतह पर आ जाता है। यहाँ पहले दरार उत्पन्न होगी, अपसारी सीमांत होंगी और उसी दरार में फिर क्या आ जाएगा, भूगर्भ का मैग्मा ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आएगा तो नवीन भूपटल का विकास होगा। इसी कारण अपसारी सीमांतों को रचनात्मक या निर्माणकारी या क्रिएटिव मार्जिन्स कहते हैं। यहाँ महाद्वीपीय और सागरीय बेसाल्ट निर्मित नवीन भूपटल की उत्पत्ति होती है। अगर यूपीएससी में होता तो यहाँ प्री और मेंस दोनों में टॉपिक लगता है, तो प्री के अकॉर्डिंग आता कि भाई अपसारी गति को रचनात्मक प्लेट सीमांत कहते हैं कथन, और नीचे कारण आता कि क्योंकि मैग्मा सतह पर आता है और नवीन बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। अब जब नवीन बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा, यानी कि आप समझते हैं कि यहाँ क्या होगा, नवीन भूपटल की रचना, और इसे हम क्या कहेंगे, रचनात्मक या निर्माणकारी सीमांत कहेंगे। फिर है महाद्वीपों पर ज्वालामुखी पठार इसी क्रिया से निर्मित हुए हैं। जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे हमारे पास दक्कन लावा पठार है, तो ये जो दक्कन लावा पठार का विकास हुआ होगा, ये भी इसी दरारी उद्गार की क्रिया के माध्यम से हुआ होगा। जबकि सागरों में बेसाल्ट निर्मित सतह का कारण अपसारी सीमांतों के सहारे मैग्मा का उद्गार ही माना जाता है। अपसारी प्लेट ही के द्वारा ही अतीत काल में पेंजिया महाद्वीप के विखंडन और महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकी। महाद्वीपीय विस्थापन के साथ सागर नितल की उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या तापीय ऊर्जा तरंगों के अपसारी गति या अपसरण गति के कारण की जा सकी। पेंजिया महाद्वीप अपसारी ऊर्जा तरंगों के कारण ही 2 भागों में विभक्त हुआ, जिसमें उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में क्या आ गया, गोंडवाना लैंड। ये हमने अभी डायग्राम से समझा था। इन दोनों के मध्य जो गैप था, उस गैप के सारे भूगर्भ का मैग्मा सतह के ऊपर आने से बेसाल्ट की नवीन सतह का निर्माण हुआ और उसके ऊपर ही पेंथालसा महासागर के प्रवेश करने से तैथिस सागर की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तब आपसे कह दे कि तैथिस सागर की उत्पत्ति को अभी सारी गति के सारे समझाइए तो समझा पाएंगे। सॉरी, अब सारी गति के सहारे समझाइए तो हम समझा पाएंगे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के सहारे समझाइए तब भी हम इसको समझा पाएंगे। ठीक है। फिर है तैतीस आगे, तो अपसारी ऊर्जा तरंगों की सक्रियता के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में क्या हुए, विभक्त हुए, जिनसे महाद्वीपीय भूखंडों की उत्पत्ति हुई। और साथ ही साथ बाद में इन महाद्वीपों के बीच में पेंथालसा का जल प्रवेश करने से विभिन्न महासागरों एवं सागरों का भी क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। अतः कह सकते हैं पेंजिया के विखंडन एवं महाद्वीपों के विस्थापन के साथ महासागरों की उत्पत्ति की अधिक वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा की जा सकी, प्रस्तुत हो सकी। यह हो गया। वर्तमान में
अब सारी क्रिया अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में घटित हो रही है। हमें पता है कि जो अटलांटिक महासागर है वो दोनों ओर फैल रहा है। फैल रहा है यानी कि कौन-सी क्रिया घटित होगी वहाँ पर? तो वहाँ क्रिया घटित होने वाली है अपसारी क्रिया, डाइवर्जेंस मोशन। यहाँ उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बुबेट द्वीप समूह तक, यहाँ दक्षिण में बुबेट द्वीप है, तो बुबेट द्वीप तक क्या है, अंग्रेजी के अक्षर एस आकृति के समान ज्वालामुखी निर्मित कटक स्थित हैं। यह अपसारी प्लेट सीमांतों पर स्थित ऐसा क्षेत्र है, जिसके सहारे दोनों ओर सागर नितल में प्रसरण हो रहा है और यह कई सक्रिय ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है। जब हम एक पेटी पढ़ेंगे भूकंपीय पेटियाँ, तो एक आएगी अटलांटिक या मध्य महासागरीय पेटी। इसी तरह से एक आएगी ज्वालामुखी पेटी में अटलांटिक ज्वालामुखी पेटी या मध्य महासागरीय पेटी। तो ये वही मध्य महासागरीय पेटी है जो आइसलैंड से शुरू होकर अंग्रेजी के अक्षर एस के समान बुपेट द्वीप तक ये जारी रहे। अब सारी प्लेट सीमांतों के सहारे जब नवीन मेघमा सतह पर आता है, नया मेघमा जब सतह पर आएगा, तब पहले से स्थित चट्टानों को विखंडित कर विपरीत दिशा में विस्थापित कर देगा। समझना इस चीज को कैसे कार्य करेगा, तो ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसको समझो। सबसे पहले अपसारी गति होगी, ये अपसारी गति हो चुकी है। इसके पश्चात आप देखेंगे तो गर्म मेघमा यहाँ एक शीट का निर्माण होगा, बेसाल्ट शीट का निर्माण हमने यहाँ पर करवा दिया। जब कुछ समय बाद में वापस से मेघमा उद्गमित होगा तो इस बेसाल्ट शीट को तोड़ देगा और इसको आगे की ओर बढ़ा देगा। क्लियर हो गई है बात? यही है सागर नेतल प्रसरण की विधि। इसको और अधिक स्पष्ट करें तो हम यहाँ आते हैं डायग्राम में। यहाँ आपके हो जाएगा एक, सॉरी रुकिए, ये हमारे पास है महाद्वीपीय, ये हमारा महासागर और फिर हमारे पास आ जाएगा महाद्वीप। ऐसा ही कुछ होगा। या और स्पष्ट करें तो ये महाद्वीप होंगे, फिर अपने पास महासागर हैं और फिर अपने पास क्या है, हाँ, ये जो प्लेट होंगी, ये एक प्लेट इस प्रकार से रहेगी, दूसरी प्लेट इस प्रकार से रहेगी और यहाँ हम मान लेते हैं अपने पर्वत हैं महाद्वीप, ये हो गए। ये पूरी की पूरी एक सागरीय प्लेट है। यहाँ महाद्वीप है तो ये महाद्वीपीय प्लेट होगी, ठीक है। जहाँ फोल्डिंग होगी तो ये वलन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर क्षेपण। यहाँ क्या होगा, क्षेपण होगा। इसी तरह ये भी अगर महाद्वीपीय प्लेट है तो ये महाद्वीप है तो इसमें क्या होगा, वलन होगा और ये सागरीय प्लेट है तो इसमें क्या होगा, क्षेपण देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका क्षेपण। अब क्षेपण होने के लिए स्थल का प्रसारित होना आवश्यक है क्योंकि ये महासागर है। मध्यवर्ती भाग में अपने पास पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है और ये महासागर का एरिया। अब देखिए, आपको स्पष्ट है कि ये स्थल मंडल है तो इसके नीचे ये वाला एरिया जो आएगा, ये कौन सा होगा, अर्ध तरल मंडल। और अर्ध तरल मंडल में एक हॉट जोन होगा ही होगा। ये एक स्वाभाविक सी बात हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ क्या मिलेगा, आपको एक हॉट जोन देखने के लिए मिलेगा। इस हॉट जोन से कुछ किरणें निकलेंगी और ये तरंगे क्या करेगी, क्षैतिज रूप से प्रवाहित होंगी तो यहाँ विखंडन का कार्य करेंगी। जब विखंडन हो जाएगा तो विखंडन होने के पश्चात जो मेग्मा है वो निकलना प्रारंभ करेगा और यहाँ से मेग्मा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा और यहाँ पर भरने लगेगा तो एक शीट का निर्माण होगा। इस शीट को हम कह देते हैं ए शीट। क्लियर होगी बात? एक बार एक शीट का निर्माण हुआ, उसके बाद अभी भी संवहनिक ऊर्जा तरंगे तो कार्य कर ही रही है तो फिर दरार उत्पन्न होगी। उस दरार में पुनः इस बारी हम अलग कलर का यूज करेंगे, पुनः मेग्मा का उद्गार होगा और ये मेग्मा का उद्गार इसको तोड़ेगा। तो ये जो शीटें हैं, ये लाल कलर वाली थी, वो तो क्या है आगे बढ़ जाएंगी। आप देखेंगे आराम से, धीरे-धीरे समझना इस चीज को। ये शीटें तो आ जाएगी यहाँ, तो ये भी A1 ए मान लेते हैं इसको भी और ये भी क्या हो जाएगी, ए शीट हो जाएगी और ये क्या रह जाएगी बीच में, फिर जो नई शीट बनेगी वो बनेगी बी शीट।
यहाँ जो बीच में नई शीट बनेगी इसको हम क्या कह देंगे? बी शीट कहेंगे। इसी प्रकार से तीसरी बारी फिर उद्गार होगा। तीसरी बारी फिर उद्गार होगा। ये हरे कलर का उद्गार हम दिखा रहे हैं आपको, दिख रहा होगा उम्मीद है। यहाँ जब उद्गार होगा तो ए शीट जो है वो और आगे आ जाएगी, यानी कि अब आप देखें, हम अलग-अलग कलर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ये वाली अब हो जाएगी ए, अब जो ये ए थी वो क्या बन जाएगी? बी बन जाएगी। ये जो ए थी ये क्या बनेगी? ये यहाँ पर यहाँ आ जाएगी बी, यहाँ भी हो जाएगी बी और ए कहाँ चली गई? इसके भी आगे चली गई है ए। बीच में जो नई शीट बनेगी, वो शीट कौन-सी बनेगी? सी शीट बन जाएगी। ये अब क्या बन जाएगी? सी। क्या सागर नितल प्रसारित हो रहा है? क्या सागर नितल फैल रहा है? हमें समझ में आ रहा है। यहाँ मध्य महाद्वीपीय कटक का भी विकास हो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। वो थोड़ा तो फाड़ेगा, थोड़ा तो उद्गार करेगा, तो कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा कि भई मैं ज्वालामुखी हूँ, कुछ फ़ील होना चाहिए कि मैं आई हूँ। समझ में आई बात? अब जैसे-जैसे ये गहराई में जाते जाएँगे तो गुरुत्वीय बल लगेगा, दाब लगेगा, ताप लगेगा, रेडियो सक्रिय पदार्थ भी होंगे। ये चट्टानें गहराई में जाकर फिर से क्या करेंगी? पिघलना भी शुरू कर देंगी। यही है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत कि सागर का जो तल है, वो लगातार फैल रहा है और फैलने के पीछे कौन-सी गति है? तो अपसारी गति है। कौन-सी तरंगे हैं? तो संवहनिक ऊर्जा तरंगे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को हमें वहीं से क्लियर और कवर कर लेना है। देखिए, कटक के सारे जब नवीन मैग्मा का उद्गार होता है, पहले से स्थित बेसाल्ट की सतह पर विखंडन एवं विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। यह प्रक्रिया घटित होते रहने से सागर नितल की चौड़ाई में वृद्धि होती है, अर्थात सागर नितल में प्रसरण होता है, जिसे सागर नितल प्रसरण कहते हैं। अब ये प्रक्रिया आपको वापस से समझाई हुई है यहाँ पर। कटक की स्थिति और सागर नितल की चट्टानों वैज्ञानिक अध्ययन से प्रमाणित होता है कि कटक के ऊपर नवीन बेसाल्ट पाए जाते हैं और कटक से दूरी के साथ-साथ किनारे की ओर बेसाल्ट चट्टानों की आयु बढ़ती चली जाती है। ये हमें समझ में आ ही गया क्योंकि ए प्लेट जैसे-जैसे आगे की ओर चलती चली जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि उसकी आयु भी क्या है, बढ़ती हुई नज़र आएगी। साथ ही चट्टानें समांतर पट्टियों में पाई जाती हैं। इन पट्टियों की आयु और चुंबकत्व अलग-अलग होते हैं। इनसे सागर नितल प्रसरण और प्लेटों की अपसारी गति वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो सकी। क्योंकि चुंबकत्व ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट करेगा, एक बारी ऊपर की ओर तो दूसरी तरफ पूरा चुंबकत्व का गुण लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अपसारी गति के कारण स्थल मंडल में विखंडन, विस्थापन, प्लेटों के विपरीत दिशा में संचलन तथा ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्लेटों का संचलन और ज्वालामुखी क्रिया भूपटल में अव्यवस्था उत्पन्न करती है, जिस कारण भूकंप की उत्पत्ति भी होती है। अपसारी सीमांतों के सारे भूपटल नवीन का निर्माण जिस अनुपात में होता है, उसी अनुपात में अभिसारी सीमांतों के क्षेत्र में भूपटल का विनाश भी होता है। क्योंकि यहाँ जो घटना घटित हो रही थी, ये जो वापस से गहराई में जाके मैग्मा पिघल रहा था, जो चट्टानें पिघल रही थी, वो क्या हो रही थी? अभिसारी गति तो हो रही थी। तो ये ध्यान रखना कि जितना सागर नितल में प्रसरण होगा, उतनी ही मात्रा में क्या होना चाहिए? क्षेपण होना चाहिए, उतनी मात्रा में वापस से विनाश भी होना चाहिए। लेकिन यही एक कमी फिर से निकल कर आएगी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की कि विनाश तो अधिक हो रहा है, लेकिन विस्तार उतनी मात्रा में आगे देखें। स्पष्टतः प्लेटों की अपसारी गति द्वारा कई भूगर्भिक समस्याओं का समाधान किया जा सका, इन्हें समझा जा सका, इन्हें बताया जा सका और आज हम इन्हीं सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, इन्हीं को हम समझ रहे हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि अपसारी गति और अपसारी गति के कारण होने वाली भूगर्भिक क्रियाएँ आपको समझ में आ गई होंगी और समझ में नहीं आई होंगी बल्कि आप अब आसानी से इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। कह दें कि अपसारी गति के माध्यम से आप पेंजिया के विखंडन और टेथिस सागर की उत्पत्ति को समझाइए, आप समझा पाएँगे। वर्तमान के महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति को अपसारी गति के माध्यम से समझाइए, तो भी हम समझा पाएँगे। ये हो गया अपसारी गति। अब देखते हैं अभिसारी गति के कारण और उनसे संबंधित जो भूगर्भिक क्रियाएँ। पहली बात आपको पता है अभिसारी गति क्या होती है जब प्लेटें एक-दूसरे के आमने-सामने आती हैं और टकराती हैं। यदि प्लेटों में घनत्व समान हो तो दोनों में फोल्डिंग मिलेगी और यदि प्लेटों में घनत्व अलग-अलग हो तो जिसका घनत्व उच्च होगा उसमें सबडक्शन होगा, क्षेपण होगा और जिसका घनत्व कम होगा उसमें क्या होगी? फोल्डिंग। ये सारी बातें हम ऑलरेडी जान चलें बढ़ते हैं आगे। अभिसारी प्लेट गति के कारण कौन-कौन सी क्रियाएँ होती हैं उसके बारे में जानकारी तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति को हम समझ सकते हैं।
इसी तरह से सागरीय ट्रेंच की उत्पत्ति को भी हम समझ सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीपीय चाप एवं त्वरण, आर्कीय पेलागो जो कि हजारों द्वीपों का समूह है, उसको हम समझ सकते हैं। देखें क्या होगा। अभिसारी प्लेट गति ऊर्जा तरंगों के अभिसरण क्षेत्र में उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा तरंगे अभिसरण करती हैं, तब प्लेटों में भी अभिसरण होता है। इस स्थिति में अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं घटित होती हैं। इन्हीं सीमांतों पर विश्व के प्राय सभी नवीन वलित पर्वत, सागरीय ट्रेंच स्थित है और विश्व के लगभग 85% से अधिक भूकंप और सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र भी अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे ही पाए जाते हैं। होगी बात समझ में आ गई होगी। प्रत्येक लाइन अपने आप में एक सत्य लेकर बैठी है। अभिसारी सीमांतों के सहारे अधिक घनत्व के प्लेट में क्षेपण की क्रिया घटित होती है, जिससे गहराई में प्लेट सीमांतों का पिघलना शुरू हो जाता है। इसी कारण अभिसारी सीमांतों को विनाशात्मक सीमांत भी कहा जाता है। अभिसारी गति को डिस्ट्रक्टिव मोशन भी कहा जाता है। अभिसारी गति को विनाशात्मक गति भी कहा जाता है। अभिसारी प्लेट सीमांतों पर घटित होने वाली भूगर्भिक क्रियाएं दोनों प्लेटों के घनत्व से निर्धारित होती हैं। इसकी दो स्थितियां हो सकती है। ये चर्चा हम पिछली कक्षा में ही कर चुके हैं। यदि प्लेटों का घनत्व दोनों का बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों में ही बलन या फोल्डिंग की क्रिया होगी और जिसका घनत्व कम होगा उसमें बलन होगा, जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें सॉरी क्षेपण होगा। ये हम पहले कर चुके हैं। इसको आप एक बार रीड ऑन कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और ये बातें भी हम कर चुके हैं। अब यहाँ आपको समझना होगा कि कैसे वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है और कैसे ट्रेंच की उत्पत्ति हो रही है, वो सारी बातें हमें समझनी होगी। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे या फिर इसी को हम पहले समझते हैं। देखिए, अभिसारी गति का आशय ये होना चाहिए कि 2 प्लेटें होंगी। ये प्लेट P1 होनी चाहिए और इसी के सामने आती हुई प्लेट P2 होनी चाहिए। घनत्व D1, D2 और D1 होगा। जब ये आमने-सामने गति करेगी तो ये कैसी गति हो जाएगी आपकी? अभिसारी गति होगी, कन्वर्जेंस मोशन होगा। इस मोशन के कारण दोनों आपस में टकराए। टकराने पर अगर दोनों का घनत्व D1 इक्वल्स टू D2 है, तो दोनों में किसकी क्रिया घटित हो जाएगी? फोल्डिंग की क्रिया घटित जो है, वो देखने के लिए मिलेगी दोनों प्लेटों। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि यदि प्लेटों का घनत्व भिन्न-भिन्न हो, तब क्या होगा? तब आप देखेंगे, जिस प्लेट का घनत्व अधिक है, यहाँ मान लेते हैं D1 इज़ ग्रेटर देन D2। लेट्स अस्यूम D1 इज़ ग्रेटर देन D2। तो प्लेट P1 में क्या होगा? क्षेपण हो क्या होगा? क्षेपण होगा और प्लेट P2 में क्या देखने के लिए मिलेंगे? फोल्डिंग देखने के लिए मिलेगी, वलन देखने के लिए मिलेगी। ये स्थल मंडल है पूरा का पूरा। और ये जो गहराई में जा रही है, कहाँ जा रही है? प्लास्टिक दुर्बल मंडल में जा रही है। तो यहाँ आगे जाकर इसमें क्या होगा? मैग्मा का उद्गार होगा या यूँ समझ सकते हैं आप, ये पिघलना शुरू कर देगी, मैग्मा में बदल जाएगी। ये होगा। अब जब ये घर्षण करेंगी, ये प्लेटें जो है, कोई स्मूथ तो है नहीं। यानी कि ये जब यहाँ एंटर करेगी, तो यहाँ क्या लगाएगी? घर्षण बल लगाएगी, रगड़ लगाएगी, जिससे क्या उत्पन्न होगा? बेनी ऑफ ज़ोन। इसको हम क्या कहेंगे? बेनी ऑफ ज़ोन कहेंगे और इस बेनी ऑफ ज़ोन के कारण ही क्या उत्पन्न होंगे? भूकंप उत्पन्न। और जो हमारे मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर आने की जब कोशिश करेगा, तो बाहर आने के दौरान ये चट्टानों को तोड़कर बाहर आएगा और ज्वालामुखी का एक केंद्रीय उद्गार बना देगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं ज्वालामुखी लीच। यानी कि अभिसारी प्लेट गति के सहारे हम क्या-क्या समझ रहे हैं? हम बहुत सी चीज़ें समझ रहे हैं। पहला हम समझ रहे हैं वलित पर्वतों की उत्पत्ति। तो ये वलित पर्वतों की उत्पत्ति। दूसरा हम समझ रहे हैं ट्रेंच का विकास। तो ये जो खड्डा है, ये जो गर्त है, ये क्या है? ट्रेंच है। ये ट्रेंच का विकास भी हम कैसे समझ रहे हैं? अभिसारी प्लेट गति के सहारे। इसी तरह से तीसरा हम समझेंगे बेनी ऑफ ज़ोन, जो किसको उत्पन्न कर रहा है? भूकंप को उत्पन्न कर रहा है, अर्थक्वेक को उत्पन्न कर रहा है।
इसी तरह से चौथा हम समझेंगे ज्वालामुखी क्रिया, जो किसके कारण हो रही है? अभिसारी गति के कारण हो रही है। ये 4 चीज़ें हमने समझी। इसी चीज़ को हम वापस से थ्योरी पर लेके जाते हैं। अब हो तो यूँ सकता था कि मैं बोलता, आप लिखते, तो यूट्यूब की क्लास है, इसमें बोरियत आने लगे। हालाँकि अभी भी कुछ एक जो होंगे वो बोर हो रहे होंगे कि बड़ा धीरे-धीरे सर बोल रहे हैं, तो आप 2x कर लीजिए। चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसी को आप नोट डाउन कर लें, तो ये आपके नोट्स भी बन जाएँगे और फिर अपनी अच्छी किताब को, यानी कि कोई ऑथेंटिक किताब जैसे मैं प्रेफ़र करूँगा माजिद हुसैन और सविंदर सिंह, तो भौतिक भूगोल की माजिद हुसैन की ले आएँ या सविंदर सिंह की ले आएँ, उसको आप जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण किताब जो छूट रही है, वो है एनसीईआरटी कक्षा 11। वो तो हमें पढ़नी है, वो तो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। अब आपसे कह दें कि अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाइए। क्या हम समझा पाएँगे? बिल्कुल हम समझा पाएँगे कि क्या होगा जब 2 असमान घनत्व के प्लेटों में अभिसरण होता है, तब कम घनत्व के प्लेट में दबाव के कारण वलन की क्रिया घटित होने से वलित पर्वतों की क्या होगी? उत्पत्ति। और विश्व के अधिकांश वलित पर्वत इसी प्रक्रिया से बने हैं। अब चाहे रॉकी, चाहे एंडी, आल्प्स, एटलस, हिमालय, इन सभी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें, तो यही वो क्रिया है जिसके कारण वो बने हैं। अब अगर मान लो आपसे प्रश्न में ये कहते हैं रॉकी की उत्पत्ति को समझाइए, तो रॉकी की उत्पत्ति के पीछे 2 प्लेटों का योगदान होगा और वो प्लेटें कौन-कौन सी होनी चाहिए? एक तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट होनी चाहिए और दूसरी प्रशांत प्लेट होनी चाहिए। प्रशांत प्लेट में क्षेपण की क्रिया होगी क्योंकि सागरीय प्लेट है, घनत्व अधिक होगा और उत्तरी अमेरिकी प्लेट में क्या होगी? वलय की क्रिया होगी क्योंकि उसका घनत्व क्या है? कम है। तो आप पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या भी करते हैं। जब हम आगे पर्वत पढ़ेंगे, तो हमें उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करनी होगी, तो ये सिद्धांत यहीं से कर देगा, तो हमें वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उसको बस समझेंगे और हम अपना उत्तर लिख देखें, अभी सारी सीमांकों के सहारे अधिक घनत्व की प्लेट में क्षेपण होता है। ये जो हो रहा है, ये क्या है? क्षेपण है, इसको हम सबडक्शन कहते हैं। क्षैतिज प्लेट अधिक गहराई में तापमान की अधिकता के कारण पिघलने लगते हैं, जिससे मैग्मा भंडार में वृद्धि होती है। यह मैग्मा भंडार भूपटल की ओर आने का प्रयास करता है। इसके कारण ही वलित पर्वतों के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। क्षैतिज प्लेट के सहारे गर्त का निर्माण होता है। क्षैतिज प्लेट के सहारे गर्त का निर्माण होगा। अगर सागरीय प्लेट होगी एक, तो सागरीय गर्त बनेगा, सागरीय ट्रेंच बनेगा। अगर दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश वाला एरिया बनने की संभावनाएं रहेगी। क्षैतिज प्लेट के सहारे गर्त का निर्माण होता है। सागरीय प्लेट में क्षेपण की स्थिति में सागरीय ट्रेंच विकसित होती है। पेरू ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच आदि सभी इसी प्रक्रिया से निर्मित गर्त हैं। क्षैतिज प्लेट जिस ढाल के सहारे नीचे जाती है, वहां दोनों प्लेटों की चट्टाने में तीव्र घर्षण और विखंडन होता है, जिस कारण तीव्र भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेट सीमांतों के सहारे विकसित प्रमुख भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र है। अभिसारी सीमांतों पर संपीड़न, वलन, क्षेपण, बेनी ऑफ जोन का निर्माण तथा ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि बलित पर्वतों के क्षेत्र में भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी। अब यहाँ पर स्थितियां भी हम देखेंगे कि अभिसारी प्लेट की 3 स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति है यदि महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट में अभिसरण हो। हमने प्लेटों के प्रकार में समझा था कि या तो वे महाद्वीपीय होंगी या वे महासागरीय होंगी या वह सागरीय और महासागरीय प्लेट होंगी, यानी कि सहसागरीय प्लेट। ओके, अगर महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों में अभिसरण हो, जब 2 महाद्वीपीय प्लेटों में विसरण की स्थिति उत्पन्न होती है, तब महाद्वीपों के मध्य में वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। साथ ही भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट और भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर संचलन तथा यूरेशियन प्लेट से अभिसरण की क्रिया है। यहाँ अभिसारी सीमांतों के सहारे नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की स्थिति में दोनों प्लेटों के सीमांतों में वलित या वलन, क्या लिखना? वलन की क्रिया घटित हुई,
जिससे यूरोप का आल्प्स और अफ्रीका के एटलस नवीन वलित पर्वतों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो हम यहाँ पर्वतों की उत्पत्ति भी समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए गहराई से करना आवश्यक था ये। इसके पश्चात यहाँ दोनों के मध्य स्थित भूगर्भ सागरीय भूमध्य सागरीय प्रदेश भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र भी है। यहाँ आपको बहुत सारी स्ट्रोम्बोली, एटली, विसुवियस, एटना ये सारी की सारी ज्वालामुखी देखने के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अभी सारी गति हो रही है, प्लेट में क्षेपण हो रहा है, क्षेपित प्लेट बाद में मैग्मा का रूप धारण करेगी और यही मैग्मा जब उद्वेलित होगा, उद्गार होगा, तो ज्वालामुखी क्रिया देखने के लिए मिलेगी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की स्थिति में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है। यह भी किसका उदाहरण है? महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण का। यहाँ भारतीय प्लेट का घनत्व यूरेशियन प्लेट से अधिक होने के कारण क्षेपित हुई है, जबकि कम घनत्व के यूरेशियन प्लेट में वलन की क्रिया हुई। हिमालय के दक्षिण निर्मित गर्त में जलोढ़ों के निक्षेप से भारत के मध्यवर्ती मैदान का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। वर्तमान में भी अभिसारी प्लेट गति बनी हुई है, इसी कारण हिमालय विश्व का प्रमुख भूकंप क्षेत्र भी है। या प्री में आ जाए, यूपीएससी में, बीपीएससी में आ जाए कि भई जो हिमालय है, यह प्रमुख भूकंप क्षेत्र है। कथन और कारण दे दे, क्या कारण देगा? कि अभिसारी गति आज भी जारी है। दूसरा कारण दे दे, भारतीय प्लेट में क्षेपण की क्रिया आज भी जारी है। हिमालय पर्वत का उत्थान वर्तमान में भी जारी है। ये सभी कारण क्या करेंगे? सैटिस्फाई करेंगे। तो ये है सभी चीज़ें, हालाँकि यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। कहाँ? हिमालय। हिमालय में भूकंप मिलेंगे, लेकिन ज्वालामुखी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? इसकी भी चर्चा कीजिए। यह ज्वालामुखी वाले चैप्टर में हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे। इसका मुख्य कारण है यूरेशियन प्लेट की मोटाई का अधिक होना, तिब्बत के पठार की स्थिति व भारतीय प्लेट में क्षेपण की दर का कम होना। साथ ही साथ समुद्र से दूरी, तो जलवाष्प में कमी आएगी और जलवाष्प जो होती है वही चट्टानों को फाड़ने में या तोड़कर बाहर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेती है। तो ध्यान रखना, इन परिस्थितियों में भूगर्भ में मैग्मा के निर्माण की दर कम होना और भूपटल को तोड़ पाने में उस मैग्मा का सक्षम नहीं हो पाना ही कारण है कि हिमालय भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अभी सारी प्लेट सीमांतों के सहारे स्थित है, लेकिन फिर भी यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार के पूर्व में है। तो यहाँ आपने उत्पत्ति की व्याख्या की, बलित पर्वतों में अल्पस की, एटलस की, हिमालय की। इसी तरह से जो हमारे पास उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, उसकी व्याख्या भी हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि महाद्वीपीय सागरीय प्लेट का अभिसरण हो, महाद्वीपीय और सागरीय प्लेट का मिश्रण हो, तब क्या घटना घटित होगी? तब देखें क्या है कि महाद्वीपीय प्लेट एवं सागरीय प्लेट में विचलन की स्थिति में दोनों प्लेटों में घनत्व में अधिक अंतर स्पष्ट प्रभाव होगा। वलन, भूकंप, ट्रेंच निर्माण, बेनी ओजोन का विकास ज्वालामुखी क्रिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति में अधिक घनत्व की सागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होता है और जिसके सहारे ट्रेंच निर्माण, बेनी ऑफ जोन का विकास, विनाशात्मक क्रिया, मैग्मा का निर्माण होता है और यदि मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा सतह पर आता है, यही मैग्मा। जबकि कम घनत्व की महाद्वीपीय प्लेट में वलन की क्रिया घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में यह स्थिति उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट में अभिसारित सीमांतों के सहारे देखी जाती है, पाई जाती है। यहाँ उत्तरी अमेरिकन प्लेट के सीमांत भाग में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिकन प्लेट के सीमांत भाग में एंडीज नवीन वलय पर्वत की उत्पत्ति इन महाद्वीपीय प्लेटों में वलन से हुई है। यह विश्व के प्रमुख भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र भी है। इन सीमाओं पर प्रशांत महासागर के ट्रैक्स भी स्थित है। रिंग ऑफ फायर आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। अब यही है कि आपके पास प्रशांत प्लेट है, या आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और प्रशांत प्लेट में क्या हो रहा है? क्षेपण हो रहा है। क्षेपण के कारण रगड़ लगेगी और यहाँ किसका विकास होगा? बेनी ऑफ जोन का विकास होगा। प्लेट गहराई में जाकर क्या करेगी? पिघलने लगेगी। तो किसका विकास होगा? मैग्मा का। और यही मैग्मा वापस से क्या करेगा? उद्गार दिखाएगा। तो आपने सुना होगा कुछ ज्वालामुखियों के नाम इक्वाडोर में स्थित, तो वो कहाँ से आई है? वो इसी कारण। ओके, तो ये आपका हो जाता है रॉकी, ये आपका हो जाता है अब प्रशांत प्लेट, अभिसारी सीमांत, ज्वालामुखी भूकंप क्षेत्र, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। यदि
तीसरी कंडीशन, सागरीय सागरीय प्लेटों में क्या हो, अभिसरण हो। दोनों ही प्लेटें कैसी हो, सागरीय। तब क्या होगा, तब कैसी स्थिति बनेगी, तो तब आपको बहुत सारे द्वीपीय चाप देखने को मिलेंगे। फिलीपींस, जापान, आर्किपेलागो, ये सभी कब बने, जब सागरीय सागरीय प्लेटें आपस में क्या हुई, टकराई, अभिसारी गति करी। देखें, सागरीय एवं सागरीय प्लेटों में अभिसरण की स्थिति में सागरों में कई द्वीपों के समूह वाले द्वीपीय चाप और द्वीपीय त्वरण की उत्पत्ति होती है। दो सागरीय प्लेटों में अभिसरण की स्थिति में कम घनत्व के सागरीय प्लेटों में वलन की क्रिया घटित होने से द्वीपीय चाप और त्वरण की उत्पत्ति होती है तथा सागर तल के ऊपर निकले हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप समूह इसी प्रक्रिया से बने। तो आपसे कहते हैं जापान द्वीप समूह की उत्पत्ति की व्याख्या करें। आप आसानी से कह सकते हैं कि जापान प्लेट और हमारी प्रशांत प्लेट, इन दोनों की आपस में टक्कर हुई। जापान प्लेट कम घनत्व की थी तो इसमें वलन हुआ, प्रशांत प्लेट अधिक घनत्व की थी तो उसमें क्षेपण। और यहाँ विश्व के भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र देखे जाते हैं। चलें, इसके बाद यहाँ प्रशांत प्लेट तथा पश्चिमी तटीय छोटे सागरीय प्लेटों में विसरण की स्थिति में कम घनत्व के छोटे सागरीय प्लेटों में वलन, अधिक घनत्व के प्रशांत प्लेट में क्षेपण क्रिया हुई। इसके कारण क्षेपण, सागरीय ट्रेंच, वेन्यू ऑफ जोन का निर्माण हुआ। साथ साथ में ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं भी घटित होती है। यहाँ लिखा हुआ है घटित होती है। विनाशात्मक क्रिया घटित हुई है और ज्वालामुखी उद्गार द्वारा कई सक्रिय ज्वालामुखी का विकास भी हुआ है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे नाम है फुकुयामा, त्सुशियामा, माउंट पोपा, ये सब कहाँ है, फिलीपींस और जापान में। तो ये जापान में जो बन रही है, जो ज्वालामुखी है, वो किसी कारण है, सागरी सागरीय प्लेट सीमांत अभिसरण के कारण है। विकसित हजारों द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो की उत्पत्ति हुई। इसके सारे भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, आर्किपेलागो की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। तो हम आसानी से उसकी उत्पत्ति की व्याख्या कर देंगे। ये जो हजारों द्वीपों का समूह है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्किपेलागो कहते हैं। ये हमारे पास है छोटे सागरीय प्लेट, प्रशांत, जिसका घनत्व अधिक है। छोटे सागरीय प्लेटों का घनत्व क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। इसको आप समझें कि हम जापान और फिलीपींस द्वीप समूह की उत्पत्ति की व्याख्या हम कर रहे हैं, या आर्किपेलागो द्वीप समूह की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो छोटी प्लेटें हैं, जापान प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट हो गई, या आर्किपेलागो जो द्वीप समूह के नीचे की जो प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, उसकी व्याख्या हो रही है। साथ साथ में यहाँ कौन सी प्लेट है, फिर से वही क्रिया घटित होगी। सो वही क्रिया घटित होगी और आप देखेंगे कि आर्किपेलागो, जापान, फिलीपींस जैसे द्वीपों की क्या होने वाली है, उत्पत्ति होने वाली है। तो यही है अभिसारी प्लेट सीमा, अभिसारी गति के कारण होने वाली विद्युतीय क्रियाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आप भूकंप, ज्वालामुखी और वलन या फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति की सुस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो आपके सामने है क्या, अभिसारी प्लेट गति। लास्ट हमारे पास है संरक्षी प्लेट गति तथा उससे संबंधित भूगर्भिक क्रिया। तो संरक्षी प्लेट गति के कारण क्या पढ़ेंगे, भ्रंशन पढ़ेंगे, रूपांतरण भ्रंश या ट्रांसकरेंट भ्रंश इसको कहेंगे। और भूकंप की क्या होगी, उत्पत्ति। संरक्षी गति आप सभी को पता है, या तो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करेगी, या प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष गमन करेगी, आमने सामने गमन करेगी। लेकिन वो आमने सामने गमन तो कर रही है, पर एक दूसरे के एग्जैक्ट आमने सामने नहीं है। एग्जैक्ट आमने सामने होगी तो क्या हो जाएगा, वो अभिसारी गति, वो पास से रगड़ कर ऊपर नीचे से गति गमन कर सकते। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, संरक्षित सीमांत इसको कहेंगे। प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति कर रही हैं, तब भी यहाँ रगड़ हो रही है। एक दूसरे के आमने सामने गति करेगी, तब भी क्या होगी, रगड़ उत्पन्न। जब दो प्लेटें समानांतर या विपरीत रगड़ते हुए संचलन करती है, आमने सामने या एक दूसरे के विपरीत रगड़ते हुए संचलन करती है, तब सीमांत के सहारे भूपटल का निर्माण या विनाश घटित नहीं होता। इसी कारण रूपांतरण गति या संरक्षण गति के सीमांतों को संरक्षी सीमांत कहते हैं। ऐसे सीमांतों के निर्माण के लिए ऊर्जा तरंगें प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि ये अपसारी अभिसारी प्लेट संचलन के कारण ही प्लेटों के ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहां दोनों प्लेटें रगड़ते हुए विपरीत संचलन करती है। अतः अपसारी एवं अभिसारी दोनों गति की स्थिति में संरक्षित सीमांत विकसित हो सकते हैं। यही स्टेटमेंट आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस विचार में कह देगा कि अभिसारी और अपसारी गति की स्थिति में संरक्षित सीमांत विकसित हो सकते हैं। ये बात क्या है, सही है, संरक्षित सीमांत विकसित हो सकते हैं।
इन सीमांतों पर भूकंप उत्पन्न होते हैं और भ्रंश की उत्पत्ति होती है। भ्रंश भ्रंश मतलब दरारें की उत्पत्ति होती है, जिसे रूपांतरण भ्रंश भी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास सान एंड्रियास भ्रंश इसी प्रक्रिया से बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय सागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती तट के क्षेत्र में संरक्षी क्रिया घटित होती रहती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या से तथ्य स्पष्ट होता है कि प्लेटों की गतिशीलता के आधार पर अधिकांश भूगर्भिक क्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है। अतः एक प्रकार से यह सिद्धांत वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न भूवैज्ञानिक भूगर्भिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्तुत है और वर्तमान में इस सिद्धांत द्वारा भूगर्भिक क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। ये हो गई वर्तमान में प्रासंगिक, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी होंगी। अगर किसी ने प्रिंसिपल दिया है, कुछ अवधारणाएं मान्य मानी है, तो उसकी कुछ आलोचना होगी। आलोचना में है प्लेट की गति का मुख्य कारण संवहनिक ऊर्जा तरंग या का यांत्रिक विधि से मापन संभव नहीं। यानी कि आप माप नहीं सकते प्लेट ने कितनी गति में। हम एक अनुमान लगाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से ये गति कर रही थी, लेकिन हम पूरा तरह से यांत्रिक गति का मापन संभव नहीं है। यह केवल भौतिकी के सिद्धांत और तर्कों पर आधारित है। एक ही प्लेट विभिन्न दिशा में गति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। एक ही प्लेट जो है वो अलग दिशा में कैसे गति कर रही है। जैसे प्रशांत प्लेट की अगर हम बात करें, देखें, प्रशांत प्लेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से समझने की कोशिश करें कि भाई ये हमारे पास है ये यूरेशिया वाला एरिया हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ अपने पास आ जाएगा अमेरिका। अब यहाँ बीच में है प्रशांत महासागर। ये जो प्रशांत महासागर है, यहाँ तो बना रहा है रोकी, ठीक है। यहाँ क्या बन रही है? रोकी पर्वत श्रेणी बन रही है। यहाँ बन रही है एंडीज। यहाँ बन रही है एंडीज। कब बनी? जब प्रशांत प्लेट ने गति की। प्रशांत प्लेट ने कहाँ गति की? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी छोर पर। इसी तरह से यहाँ बन रहा है जापान, यहाँ बन रहा है फिलीपींस और यहाँ बन रहे हैं आर्किपेलागो। ये कब बनेंगे? जब प्रशांत प्लेट इस दिशा में गति करे। यह सिद्धांत इसी चीज को नहीं समझा पाया, ये जो प्रशांत प्लेट है, ये दोनों दिशाओं में गति कैसे कर सकती है, यह कैसे संभव है? यह संभव है यदि बीच में कोई अपसारी गति हो, लेकिन बीच में किसी प्रकार की अपसारी गति भी नहीं है। यही इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं में से एक है कि भाई प्रशांत प्लेट दोनों दिशाओं में कैसे गमन कर सकती है। तो ये हो गई एक महत्वपूर्ण जानकारी। एक ही प्लेट के अंतर्गत स्थित छोटे प्लेट की विरोधी गति की व्याख्या नहीं। यानी कि एक बड़ी प्लेट है, उसके ऊपर एक छोटी प्लेट है। बड़ी प्लेट इस दिशा में गति कर रही है, लेकिन छोटी प्लेट इस दिशा में गति कर रही है। इसकी व्याख्या नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई? तो इसको फिर से आप यहाँ से समझें कि ये हमारे पास एक बड़ी प्लेट है। ये बड़ी प्लेट जो है अर्ध तरल मंडल के ऊपर तेराव की अवस्था में ये आगे पीछे जैसे भी गति कर सकती है। यानी कि सरफेस जो है इसका जो बॉटम है वो किसको छू रहा है? अर्ध तरल मंडल को छू रहा है। लेकिन इसके ऊपर एक छोटी प्लेट है पी स्टार। ये छोटी प्लेट गति कर रही है। ये तो किसी अर्ध तरल के ऊपर नहीं, ये तो ठोस के ऊपर है। और ठोस के ऊपर होते हुए भी कैसे गति कर रही है, इसकी व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत नहीं कर सकता। ये दूसरी कमी हुआ। प्रसार के क्षेत्र अधिक है, जबकि क्षेपण के क्षेत्र कम है। ट्रेन्स की संख्या बहुत कम है, अतः निर्माण एवं विनाश में संतुलन की व्याख्या नहीं हो पाती। यानी कि प्रशांत प्लेट दो जगह क्षेपण हो रहा है। यूरेशियन प्लेट में आप देखेंगे वलन हो रहा है, तो इंडियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट में भी क्षेपण हो रहा है। अर्थात विनाश की दशाएं अधिक हैं, देखने के लिए मिलेगी।
तो ट्रेन्स थोड़े कम मिलेंगे आपको, सॉरी। प्रसार के क्षेत्र अधिक हैं, यानी कि जो सागर है, वो दिन-प्रतिदिन फैल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्षेपण के क्षेत्र क्या मिलेंगे आपको? कम देखने के लिए। और जब ये कम है, यानी कि संतुलन की अवस्था नहीं। प्रशांत प्लेट पूर्व और पश्चिम दोनों ओर संचलन करती है, तब मध्य में विखंडन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रशांत प्लेट में प्रसार होना चाहिए, जबकि क्या हो रहा है? संकुचन हो रहा है। ये बातें जो है, समझा नहीं पाया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, और यही रहने वाली है इसकी। तो प्रश्न आप बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को उसकी आलोचनाओं की व्याख्या करते हुए समझाइए तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता लिखी। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाओं को समझाइए। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा पेंजिया महाद्वीप के विखंडन और विस्थापन को, या यूं कह दें महाद्वीपों और महासागरों के निर्माण को समझाइए। तो ये 3 क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करें। पीवाईक्यू में भी आए हुए प्रश्न हैं, कुछ और प्रश्न आप पीवाईक्यू से देखकर कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत होता है समाप्त। कल हम करेंगे ज्वालामुखी क्रिया या ज्वालामुखीयता, उसका वितरण, ज्वालामुखी के प्रकार। अगर हम केंद्रीय उद्गार करेंगे तो उसमें भी शंकुओं के जो प्रकार है वो करेंगे। लावा के प्रकार हम देखेंगे। प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे, उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन, ये सभी जानकारी हमें प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आर्यन टेक्स्ट।